हेलो एवरीवन, बिहार दरोगा परीक्षा 2025 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा मद्य निषेध उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा के 18 मई 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल हो जाएगी। आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह कहाँ है? तो यह मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक, व्लादिवोस्तोक के बीच है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के बीच इसकी कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। ठीक है। यह रेलवे लाइन दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है। यह रूस के यूरोपीय भाग से, रूस के जो यूरोपीय भाग है रूस का, उसके यूरोपीय भाग यूराल पर्वत और जो सुदूर पूर्वी क्षेत्र है, सुदूर पूर्वी क्षेत्र, रूस का सुदूर पूर्वी क्षेत्र को यह जोड़ता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 9,289 किलोमीटर, यानी बी इज द राइट आंसर। संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है विक्टर मैनुअल, मेजनी, काउंट काबूर या गैरिबाल्डी। तो आपको पता है 19वीं सदी में इटली कई भागों में विभाजित था। इटली कई विभागों में बटा था। तो इटली का राजा, संयुक्त इटली का राजा जिसे 1861 में घोषित किया गया, वह था विक्टर मैनुअल। विक्टर मैनुअल ने एकीकृत किया पूरे इटली को, जिसमें उसने प्रधानमंत्री काबूर की सहायता ली। काउंट काबूर प्रधानमंत्री थे, तो उसकी सहायता ली। उसने उत्तरी इटली को एकीकृत करने में मदद की। ठीक है। वहीं क्रांतिकारी गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को एकीकृत करने में मदद किया। दक्षिणी इटली को एकीकरण करने में मदद किया। तो 1861 में विक्टर मैनुअल इटली का राजा बना। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटेलम निम्नलिखित में से क्या है? टेंटेलम क्या है? जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यह एक दुर्लभ धातु है टेंटेलम। इसे आईआईटी रोपड़ ने पंजाब के समतल नदी के रेत से खोज किया है। पंजाब के समतल नदी के रेत से इसे खोजा है। यह जो धातु है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह एक दुर्लभ धातु है, टेंटेलम इसका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर है। कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है तृतीयक, प्राथमिक, विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र। तो यहाँ क्लियरिफाई कर देते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र का योगदान है। उसमें है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, वानिकी, पशुपालन, सिंचाई, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र है, उसमें आता है विनिर्माण, विनिर्माण। ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र में आता है सर्विसेज, जिसे हम सेवा कहते हैं। हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। तो सवाल में कहा गया कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी प्राथमिक क्षेत्र।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक कृति है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो यह नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति है, रंगभेद के खिलाफ संघर्षों का विवरण किया है। खिलाफ संघर्ष का इसमें विवरण है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो स्वतंत्रता के उनके प्रयास हैं, तो स्वतंत्रता के प्रयासों का इसमें विवरण दिया गया है। प्रयास का विवरण इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर हो गया नेल्सन मंडेला। पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, आय या लिंगानुपात। बहुत बढ़िया सवाल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको विकसित करने के लिए मुख्य रूप से दो अर्थशास्त्री का इसमें नाम लिया जाता है। दो अर्थशास्त्री हैं, एक तो है महबूब उल हक, महबूब जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान के, और एक दूसरा है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ है। तो अमर्त्य सेन भारत के हैं। इन दोनों ने मिलकर 1990 में यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक है उसे मापा जाता है। 1990 में इस सूचकांक को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन चीज़ों को लाया गया। तीन एस्पेक्ट है। पहला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है शिक्षा, और थर्ड है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो राइट आंसर हो गया सेक्स रेशियो डी मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है। सेक्स रेशियो को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है? डी इसका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में लेमारू हाथी रिजर्व स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द लेमारू एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो लेमारू हाथी रिजर्व यह छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। कोरबा जो कि एक नक्सलाइट एरिया है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे 2007 में केंद्र सरकार ने लगभग 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया है। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है। कौन से मौलिक अधिकार का हनन है? ऑप्शन है सामूहिक आंदोलन करना, रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, पुस्तक छापने पर प्रतिबंध या न्यूनतम मजदूरी न देना। तो इसका राइट आंसर है, दो राइट आंसर है। एक है पुस्तक छापने पर प्रतिबंध। यह हमारे संविधान में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। तो यह एक मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी का ना देना, आर्टिकल 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का यह हनन करता है, अधिकार का हनन करता है। तो यहाँ दो राइट आंसर है, यानी यह क्वेश्चन गलत है। तो राइट आंसर सी और डी दोनों है। प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? बिहार के क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, एकमात्र क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में पूछा गया है। तो ही इज जेलस हर सक्सेस। ऑप्शन है देन, टू, विथ और ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए ऑफ उत्तर प्रयुक्त होगा, ऑफ। ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में चर्च के द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था।
वह क्या कहलाता था? जजिया कर, लिब्रे, ताइद या सभी? तो मध्यकाल में यूरोप में जो किसान होते थे अपने कृषि उपज का 1/10 भाग वह चर्च को टैक्स के रूप में देते थे, जिसे ताइद कहा गया है। इसे ताइद कहा गया है, या इसे दशयांश भी कहते हैं, दशयांश भी कहा जाता है। क्लियर है? तो यह 1/10 था। दूसरा महत्वपूर्ण है जजिया कर। जजिया कर क्या है? यह एक धार्मिक कर है। जजिया कर एक धार्मिक कर है जो कि मुख्य रूप से गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमान यह कर देते थे, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन सभी शामिल थे, यानी गैर मुसलमान थे। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया पर रोक लगा दिया था। यानी अब जजिया नहीं वसूला जाएगा। लेकिन औरंगजेब 1679 ईस्वी में फिर से इसे लागू कर दिया गया। 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया। हालांकि इसका हिंदुओं ने काफ़ी विरोध किया था। खैर, इसका राइट आंसर है ताइद। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने डैश की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। याद रखिएगा, नाम है साईराज रेंकी रेड्डी। तो इन्होंने 14 अप्रैल 2023 को योनेक्स कंपनी के जिग्नेजियम में सबसे तेज 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हिट करने का रिकॉर्ड बनाया, 565 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 565। अगला सवाल है, हंगुल किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड हंगुल? ऑप्शन है हाथी, गैंडा, बारहसिंघा या हिरन। तो कश्मीरी हिरन को स्थानीय रूप में हंगुल भी कहा जाता है। जो कश्मीरी हिरन होते हैं उन्हें स्थानीय रूप में हंगुल कहा जाता है। यह यूरोपीय लाल हिरन की एकमात्र उप प्रजाति है। यूरोपीय लाल हिरन की एकमात्र उप प्रजाति है। यह इंडेंजर्ड सिचुएशन में है, एकमात्र उपजाति है। ठीक है, विलुप्त प्राय है, यानी इंडेंजर्ड लिस्ट में है। यह सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हंगुल जो है वह कश्मीर का राजकीय पशु है। इसका जो निवास स्थान है, कश्मीरी हिरन का जो महत्वपूर्ण निवास स्थान है वह है दचिघम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू और कश्मीर के पास है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान इसका एकमात्र निवास स्थान है। क्लियर है? डी इसका राइट आंसर है। जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या बास्केटबॉल। तो जी आकाश भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर किससे संबंधित होता है? तो यह शतरंज से संबंधित हैं। तमिलनाडु राज्य से खेलते हैं। एक काफ़ी चर्चा में रहा है, आप लोग भी शायद नाम सुने होंगे, जिसका नाम है डी गुकेश। यह भी भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। अभी इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 10 है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है।
2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीता है, चेस चैंपियनशिप जीता है, और यह भी तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। क्लियर है? इसका राइट आंसर हो गया सी, शतरंज। अगला सवाल, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, वोल्ट या किलोवाट? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर कहलाता है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह विद्युत विभवांतर का मात्रक है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। और वाट नहीं बल्कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, यहाँ किलो वाट है, और 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, एम्पियर। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? बमाको इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है जापान, माली, अंगोला या जर्मनी। तो बमाको, पहले देखते हैं ऑप्शंस को। जापान की राजधानी टोक्यो है, सबको पता है जापान की राजधानी टोक्यो है। माली की राजधानी बमाको है, बमाको है, आंसर मिल गया, बी इसका राइट आंसर है। अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, लुआंडा है। वहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्लियर है? ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, एपिकल्चर, एग्रोस्टोलॉजी या पुरातत्व? तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के शिलालेख को पढ़ा और उसकी लिपि जो है वह ब्राह्मी बताया, इसकी लिपि ब्राह्मी बताया। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर है एपिग्राफी यानी ए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? 1996, 1976, 1966 या 1986? 1996, 76, 66 या 89? तो उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया, जो कि अनुचित व्यापार प्रथा को रोक लगाने के लिए इसका उद्देश्य था, अनुचित व्यापार प्रथा पर रोक लगाना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करना। तो इसका राइट आंसर है 1986 यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भारत लोकतंत्र की जननी कार्यक्रम नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या रेल मंत्रालय? तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय, सी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजित किया गया था, जिसमें लोकतंत्र के परंपराओं को प्रदर्शित किया गया था, सी इसका राइट आंसर है। बैलाडीला, बैलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, बिहार या उड़ीसा। बैलाडीला यह लौह अयस्क की खान है जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, यह भी नेक्सलाइट क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित एरिया है दंतेवाड़ा, तो यह दंतेवाड़ा में है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी का हेमेटाइट हेमेटाइट लौह अयस्क किया जाता है। हेमेटाइट लौह अयस्क की खान है, इसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा स्थापित किया गया, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा इस खान का खनन किया जाता है।
विकास निगम 1968 में इसे शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है ए, छत्तीसगढ़। ठीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व? ऑप्शन है 5 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 2 दिसंबर। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी, आप लोग को पता है कई निर्दोष इस त्रासदी में कई निर्दोष की मृत्यु हो गई थी। यह 1984 में हुआ था। इसमें जो गैस रिसा था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार इससे सवाल पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वह लीक हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी। तो राइट आंसर है 2 दिसंबर, डी इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 या 30 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, महिलाओं को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है 15 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? ऑप्शन है चिनाब, यमुना, कृष्ण और ब्रह्मपुत्र। आपको पता है गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यह है यमुना। यमुना जो कि उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा के साथ संगम बनाती है। गंगा की और जो सहायक नदियां हैं उनमें से है रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और महानदी। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, यमुना। कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपको पता है कृषि जो है यह इसमें पाई जाने वाली बेरोजगारी को परछन या छिपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसमें लोगों को सतही तौर पर रोजगार तो दिखता है लेकिन उनके पास पर्याप्त काम नहीं होता है। ठीक है। लोग खेती में संलग्न है लेकिन उनकी उत्पादकता जो है वह काफ़ी कम होती है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए यह छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? स्तनधारी, उभयचर, मछली या पक्षी? तो मछली में एक चक्र परिसंचरण की होता है। क्या है? एक चक्र परिसंचरण होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो मछली है उसमें मुख्य रूप से 2 कक्ष होते हैं। ठीक है। इसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? ऑप्शन है वॉइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट। तो आप लोग कंप्यूटर तो जरूर यूज करते होंगे, लेकिन कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? तो कंप्यूटर है मुख्य रूप से 5 प्रकार के कार्य करता है। पहला है इनपुट, सेकंड है इनपुट आउटपुट, थर्ड है स्टोरेज जिसे मेमोरी कहते हैं, फोर्थ है कंट्रोल एंड फिफ्थ है प्रोसेस। तो यह मुख्य रूप से 5 काम है कंप्यूटर का। तो यहाँ वॉइस मैनेजमेंट जो है वह कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है।
मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? मानव नेत्र का गोला, इसकी व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। आपने देखा होगा मानव नेत्र जो है वह गोलाकार है। इसके प्रमुख जो नेत्र के अंग होते हैं उनमें है कॉर्निया, भाग होते हैं कॉर्निया, पुतली, लेंस और रेटिना। लेंस और रेटिना यह आँख के मानव नेत्र का भाग होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब या हिमालय? ड्रिप सिंचाई प्रणाली यह लगभग 200 वर्षों से प्रचलित है। 200 वर्षों से प्रचलित है मेघालय में। मेघालय के खास करके जयंतिया पहाड़ियों में। जयंतिया पहाड़ियों में चूँकि यहाँ बांस की खेती होती है, बांस की खेती है, तो ड्रिप सिंचाई यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है। ड्रिप सिंचाई है जो कि जल संरक्षण के लिए काफ़ी उपयोगी है। जल संरक्षण के लिए उपयोगी है, टिकाऊ कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण है। टिकाऊ कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो राइट आंसर हो गया डी मेघालय। फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया? व्हेन वाज स्लेवरी एबोलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनी? तो फ्रांसीसी उपनिवेश में मैक्सिमिलियन ने सबसे पहले 1794 में मैक्सिमिलियन ने दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। ठीक है, लेकिन यह ज़्यादा दिन चल नहीं सका। 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने इस पर रोक लगा दिया। नेपोलियन मतलब दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। दास को शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद अंततः 1848 में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश में से दास प्रथा को अंत कर दिया। तो राइट आंसर है ए 1848। फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कर दिया। उगादि त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि यह त्योहार क्या है? तो यह नववर्ष का त्यौहार है। नववर्ष का त्यौहार है। मुख्य रूप से यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह नववर्ष के साथ साथ तेलुगु नववर्ष का त्यौहार है। तेलुगु नववर्ष का त्यौहार है। इसके साथ साथ फसल और समृद्धि का भी उत्सव है। फसल और समृद्धि का भी उत्सव है। तो राइट आंसर हो गया डी कर्नाटक। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता था? जर्मन की संसद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है डाइट, सोरा, राइखस्त्राट, असेंबली। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा गया है। वाइमर इसके संविधान का नाम है। जो जर्मनी का संसद है उसके दो भाग हैं। जर्मनी के संसद के दो भाग हैं। पहला है जिसका नाम है राइखस्त्राट। ठीक है, राइखस्त्राट जो है वह ऊपरी सदन है। ठीक है, और राइखस्टाग यह निचला सदन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है राइखस्त्राट। सी इज द राइट आंसर। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? करंट अफेयर्स का सवाल है, हालांकि यह बहुत पहले पूछा गया। वर्तमान में ज्ञानेंद्र कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यह कैवे नंबर के हैं? 26 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ज्ञानेंद्र कुमार। अगला सवाल,
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है विच रिवर। ऑप्शन है गंगा, कावेरी, गोदावरी या रावी। ठीक है, तो कालेश्वरी लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यह गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है और यह तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में है। तो राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। यह गोदावरी एवं प्राणहिता नदी के संगम पर है, प्राणहिता नदी के संगम पर है। तो राइट आंसर हो गया कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना सी, गोदावरी से संबंधित है। यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो बच्चा होगा। वह लड़की होगी, लड़का होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होगा तो जो बच्चा होगा वह लड़की होगा, वह बच्चा लड़की होगा। आपको पता है मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें जो वाई फैक्टर है, वाई गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो बच्चा होगा। ऑप्शन है लड़की होगी, लड़का होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, महिलाओं में XX, महिला में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, XY गुणसूत्र होते हैं। तो अगर XX युग्मनज जो होगा XX, यह पुरुष शिशु के रूप में विकसित करेगा, यानी यह लड़का होगा, पुरुष होगा। और अगर XY हुआ तो यह जो शिशु है अगला सवाल है, यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो बच्चा होगा। ऑप्शन है वह लड़की होगी, वह लड़का होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23rd पेयर क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अगर और इसमें मनुष्य जो है, पुरुष लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो जो XX होगा, चूंकि एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो XX वाला पेयर वह लड़की कहलाएगा, लड़की को ज़्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वह लड़की होगी। तो ए इसका राइट आंसर है। खेतड़ी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, कांच, लोहा या सोना? खेतड़ी अपने लौह ताम्र, खेतड़ी जो है तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है।
खेतड़ी जो है वह राजस्थान के झुंझुनू में है। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तांबा। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? बाय विच ट्रीटी वाज द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ ग्रीस एस्टेब्लिश? ऑप्शन है जर्मनी की संधि 1939, वियना की संधि 1815, वर्साई की संधि 1919 या कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में। तो ग्रीक जो है यूनान या ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई। इसके तहत इसे स्वतंत्रता प्रदान की गई। स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया जैसे महाशक्तियों ने यूनान का समर्थन किया था। तो याद रखिए कस्तुनतुनिया की संधि थी जो कि 1832 में हुई थी। तो डी इसका राइट आंसर है, जिससे यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? हु वाज द फर्स्ट टू ट्रेवल टू इंडिया? ऑप्शन है इत्सिंग, फाहियान, ह्वेनसांग या मेगास्थनीज। तो जैसा कि आप जानते हैं मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। यह 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच पाटलिपुत्रा में रहा था। ईसा पूर्व में यह पाटलिपुत्रा में रहा। मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका में क्या है? तो यह मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विवरण देता है। मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विवरण देता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इत्सिंग। इत्सिंग भारत की यात्रा कब की थी? तो यह हर्षवर्धन के बाद आया था। इत्सिंग हर्ष के बाद भारत आया था, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद। फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग चर्चित है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग के दरबार में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है डी मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? पहला गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन है रवीश कुमार, अंजना कश्यप, अभिसार शर्मा या रजत शर्मा। तो इसका राइट आंसर है रवीश कुमार। रवीश कुमार को गौरी लंकेश पुरस्कार मिला। पहला गौरी लंकेश पुरस्कार रवीश कुमार को मिला 2019 में, फर्स्ट गौरी लंकेश पुरस्कार। तो ए इसका राइट आंसर है। रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के पहले एनडीटीवी पर इनका एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम है प्राइम टाइम। ठीक है। अभी इनका यूट्यूब है रवीश कुमार ऑफिशियल। तो ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? यह घटना 2023 की है। उत्तराखंड में 41 मजदूर जो थे वह भूस्खलन में सुरंग में फंस गए थे। इस सुरंग का नाम था सिल्कियारा सुरंग, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में था। उत्तरकाशी जिले में था। याद रखिए 2023 की घटना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है। बी इसका राइट आंसर है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हमने पहले भी इस पर सवाल किया है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आता है। ए इसका राइट आंसर है। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन कथन असत्य है? भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गए। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया।
द्वि राष्ट्र का सिद्धांत लागू था। यह गलत है, यानी सी इसका राइट आंसर है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, बिल्कुल सही है, तो सी इसका राइट आंसर है। गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिस वस्तु की मांग लगातार घटती है, जिसकी मांग लगातार बढ़ती है, कीमत घटने पर मांग घट जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर है। गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स वैसी वस्तुएं होती है जिनके कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। यह जो नियम है वह मांग के नियम के विरुद्ध है, मांग के नियम के विरुद्ध है। इसके उदाहरण में से हैं रोटी, चावल इत्यादि। यह गिफिन गुड्स के अंतर्गत आता है, डी इसका राइट आंसर है। बालाघाट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बालाघाट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि 1867 में स्थापित हुआ। यह वेनगंगा नदी के किनारे है, वेनगंगा के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, यह दक्षिण पूर्वी भाग में यह स्थित है। तो राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश, यानी बी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई? सीमा सड़क संगठन, जैसा कि नाम से ही कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ोसी मित्रों के साथ सड़क नेटवर्क का विकास करना, यानी बॉर्डर पर एक स्पष्ट नेटवर्क हो जहाँ के इजी एक्सेसिबल हो, जल्दी से पहुँचा जा सके। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। प्रथम महिला एड डी कैंप किसे चुना गया? इसे शॉर्ट में एडीसी कहा जाता है। तो फर्स्ट महिला एडीसी किसे चुना गया? तो मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू ने महिला एडीसी, फर्स्ट महिला एडीसी चुना था, जिसका नाम था मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी को फर्स्ट एडीसी चुना गया था, फर्स्ट एडीसी चुना गया। वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, इनके लिए पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया, जिसका नाम है वर्तमान में यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एडीसी मनीषा पाढ़ी है, इसको याद रखिए, सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन है आचार संहिता की घोषणा करना, मतदाता सूची तैयार करना, प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए तो प्रत्याशी खुद ही प्रचार प्रसार करेंगे, तो यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करना, यह भी चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या संसद। तो संसद जो है वह भारत में किसी भी कानून में बदलाव कर सकती है। संसद के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। कौन कौन आएंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, संसद। निम्नलिखित में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? जूट, कपास, रेशम या चाय। तो स्वर्ण रेशा, यह जूट को कहा जाता है, जूट इसका राइट आंसर है। जूट जो है वह नर्म जलवायु, गर्म के साथ साथ गर्म के साथ साथ नरम जलवायु और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। दुनिया का लगभग 85%, 85% जूट का उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के उपजाऊ मैदान में होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में के उपजाऊ क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है, तो जूट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक समुदाय या धर्म के लोगों के द्वारा दूसरी समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति, तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा सांप्रदायिकता, ठीक है।
पहला है सांप्रदायिकता, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। पहले से ही पता चल गया, यह कहलाएगा कि व्यक्ति सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता। सेकंड है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देना, यह नारीवाद कहलाएगा। थर्ड है व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है, यह जातिवादी कहलाएगा। और फोर्थ है किसी भी धर्म का राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, यह धर्मनिरपेक्षता कहलाएगा, धर्मनिरपेक्षता कहलाएगा। तो राइट आंसर हो गया सी इसका। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन है महिला संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पुलिस संगठन या मानवाधिकार। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल यह एक एनजीओ है, एनजीओ है जिसका कि हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। यह इस्टेब्लिश कब हुआ? तो यह इस्टेब्लिश हुआ 1961 में, याद रखिएगा 1977 में इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है 1977 में। तो यह मानवाधिकार संगठन है, एनजीओ है, डी इसका राइट आंसर है। मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया ह्यूमन राइट्स के लिए? पहला है दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन में। तो यह जो चैनल है वह लंदन में समर्पित पहला टीवी चैनल लंदन में लॉन्च किया गया। यह जानिएगा यह वेब वेस्ट चैनल है, वेब वेस्ट चैनल है जो कि मानवाधिकारों के लिए समर्पित है। ठीक है, 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, 2019 में। तो राइट आंसर हो गया लंदन, डी इसका राइट आंसर है। इसरो के PSLV C-15 के द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? C-15 यह एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट है, इसे एक्सपोसेट कहा जाता है, एक्सपोसेट। इसका काम क्या है? यह पोलरीमेट्री मिशन है, पोलरीमेट्री मिशन है, यानी इसका काम है कि यह जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे, चूंकि यह उच्च घनत्व के होते हैं तो इनसे निकलने वाले एक्सरे को यह पोलराइज करेगा, इसके पोलराइजेशन का अध्ययन करेगा, पोलराइज नहीं करेगा, इसके पोलराइजेशन का अध्ययन करेगा। तो यह एक्सपोसेट का यही काम है, बी इसका राइट आंसर है। एक्सप्लोराइजेशन को, इसके पोलराइजेशन को यह स्टडी करेगा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तुएं क्या थी? चाय, तांबा, नील या कपास? तो ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के इस समय कपास जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1840 के दशक के बाद से कपास के निर्यात के मूल्य से आगे निकल गया कौन? लोहा और स्टील। 1840 के बाद मूल्य के हिसाब से लोहा और स्टील इससे आगे निकल गया, लोहा और स्टील इससे आगे निकल गया। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, कपास। सुरभि, धेनु, गावत्री किसके पर्यायवाची है? सुरभि, धेनु, गावत्री जो है यह गाय के पर्यायवाची है। गौ, धेनु, सुरभि, गावत्री, भद्रा और कौन है? हिंदू माता, गोवंत्री, यह सभी गाय के पर्यायवाची है। सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ किस धातु की है? हाईएस्ट इलास्टिसिटी, प्लास्टिक, रबड़, स्टील या लोहा? प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें कम विकृति आता है, यानी उस पर कम दाग आता है। वह अगर उस पर बल लगाया जाए और जैसे उस पर हटाए तो वह वापस अपनी स्थिति में चलाए, उसे प्रत्यास्थ कहते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु जो होती है वह स्टील होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। काला पानी विवाद किन देशों के मध्य है?
आपने कई बार सुना होगा काला पानी विवाद के बारे में। तो यह किसके मध्य है? ऑप्शन है चीन भारत, बांग्लादेश भारत, नेपाल भारत या भूटान भारत। तो नेपाल व भारत के बीच है काला पानी विवाद। या उत्तराखंड के पास है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास है, पिथौरागढ़ के पास यह स्थित है। काला पानी जो है वह मृत्यु का पानी या सीमा से बाहर के पानी के रूप में जाना जाता है। इसे मृत्यु का पानी या सीमा के बाहर का पानी कहा जाता है, सीमा के बाहर का पानी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया नेपाल और भारत। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई? भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई। इसका आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? गोदावरी, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी या अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत से निकलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है। कहाँ पर? अमरकंटक के पास है। ठीक है। और यह पश्चिम की ओर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया नर्मदा। अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? विच एसिड डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक? तो हमारे भोजन के पाचन में जो प्रमुख अम्ल है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। इसका पीएच मान कई बार पूछा गया है। इसका पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 के बीच। ठीक है, पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 के बीच होती है। तो राइट आंसर हो गया ए। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय। प्राथमिक घाटा कब होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा बराबर होता है, इसके बराबर है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो गया बी। बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक ऑप्शन है चेतना मारू, शिव खेड़ा, पाल चिंच या चेतन भगत। तो वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक हैं लेखिका चेतना मारू, चेतना मारू इसकी लेखिका हैं। इन्हें 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह इनका डेब्यू उपन्यास था, वेस्टर्न लोन। याद रखिएगा, चेतना मारू का पुस्तक है यह। जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किस कारण होता है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण के कारण। तो यह जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि पानी जो है, पानी में अगर गिरा हो, सिक्का पानी में गिरा हो तो वह हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण है रिफ्रैक्शन। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? ऊर्ध्वपातन में होता क्या है? तो इस प्रक्रिया में ठोस जो है वह सीधा गैस में बदल जाता है, ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर, कपूर को गर्म करते हैं तो वह क्या होता है? ठोस होता है, और सीधे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा यह गैस में बदल जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यह जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परिभाषा है। तो बी इसका राइट आंसर है।
ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया? करंट अफेयर्स का सवाल है। तो यह है सांता बॉटम, सांता थॉटम। सांता थॉटम को सतत विकास लक्ष्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान दिया है। किसके? सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। तो बी इसका राइट आंसर है। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज, फली, फूल या फल। तो प्रांकुर और मूलांकुर, प्लांट फूल जो होते हैं, प्लांट इम्ब्लियो, उसे प्लांकुर कहा जाता है। मूलांकुर क्या होता है? तो यह बीज के अंकुरन होते हैं, बीज के अंकुरन होते हैं, ठीक है। और यह जो प्रांकुर होता है यह भ्रूण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए। प्रांकुर मुख्य रूप से बीज होते हैं। ए इसका राइट आंसर है। भारत में गरीबी का निर्धारण मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा किया जाता है? बाय विच मेथड इज पॉवर्टी मेनली मेजर इन इंडिया? ऑप्शन है आय के विधि, इनका मेथड उत्पादन विधि, प्रति व्यक्ति आय विधि या व्यय विधि। तो इसका राइट आंसर हो गया व्यय विधि। एक्सपेंडिचर के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन समावयवी युग्म है? कौन समावयवी युग्म है? समावयवी क्या होता है? पहले ऑप्शन देखते हैं। ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन और मीथेन, एथीन और एथेन। तो वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान है। समावयवी युग्म कौन है? जिनका आणविक सूत्र समान है, ठीक है। आणविक सूत्र समान है लेकिन उनकी संरचना अलग है, संरचना अलग है, ठीक है। तो यह समावयवी कहलाते हैं। तो ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन, इनका आणविक सूत्र क्या है? C4H10। आणविक सूत्र समान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? ऑप्शन है एम के सिंह, निर्मला सीतारमण, और कौन है? अरविंद पनगड़िया, सी रंगराजन। तो 16वें फाइनेंस कमीशन, इसका कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल क्या है? तो यह 2026 से 2031 तक, 2026 से 2031 इसका 16वें वित्त आयोग का टाइम पीरियड है। 16वां वित्त आयोग का टाइम पीरियड है। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। तो राइट आंसर हो गया अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? WTO यह किस संस्था के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है व्यापार और सेंसेक्स पर समझौता, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। तो WTO को पहले गैट कहा जाता था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका काम भी क्या था? सदस्य देशों के बीच व्यापार को सरल बनाना। 1 जनवरी 1995 को 1995 को WTO की स्थापना की गई। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या पीएम मंत्रालय। पीएम मंत्रालय कुछ होता ही नहीं है। तो यह नमस्ते पोर्टल जो है वह आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा से संबंधित है। क्लियर है? इसमें शब्द और रोगों को मानकीकृत करके कोड के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है नमस्ते पोर्टल को। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश के द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? G20 उपग्रह जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए भारत ने यह लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। यह क्या करेगा? तो यह वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और मिट्टी की नमी आदि मापदंडों को एकत्रित करेगा। ठीक है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, भारत। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड? काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। एक शेफ हैं जिनका नाम है विकास खन्ना। इन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव हैं वह ज़रूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फीड इंडिया अभियान या सेवा भावना का उल्लेख किया है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड में इसमें उल्लेख किया गया है। क्या है यह? तो फीड इंडिया अभियान है, यानी लोगों को खिलाने का, जो भूखे हैं उन्हें खिलाने का इनका यह अभियान है, जिसका इन्होंने वर्णन किया है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड में। तो बी इसका राइट आंसर है, विकास खन्ना। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने होती परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने से क्या होता है? तो यह सौर पैनल से सूर्य की किरणें विद्युत ऊर्जा परावर्तित करती है, यानी यह सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परावर्तन होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। 1878 में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? FRI इसकी स्थापना की गई थी 1878 में, और यह देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रमुख वानिकी शोध संस्थान है। कई बार इस पर सवाल आया, लगभग हर एग्जाम में इस पर सवाल पूछा गया है। इसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर हो गया देहरादून, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? AI पर आधारित। व्हाट इज द नेम ऑफ द AI बेस्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम? तो इसका नाम दिया गया है गजराज सुरक्षा प्रणाली प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसके अंतर्गत पटरियों पर जो हाथी हैं, पटरियों पर हाथी की मौजूदगी को सेंसर के द्वारा ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उन्हें सतर्क किया जाएगा, ड्राइवर को संदेश पहुंचाया जाएगा। तो यह गजराज सुरक्षा प्रणाली है जो कि AI बेस्ड है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच केसेस कारक इज यूज्ड इन द सेंटेंस? हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसमें कौन सा कारक है? हिंदी के सवाल भी हैं, तो यह अधिकरण कारक है। हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसमें कल समय जो है, कल शब्द कल वह टाइम पीरियड को बोध करा रहा है, समय को बता रहा है, जो कि अधिकरण कारक का उदाहरण है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैसे ही बहुराष्ट्रीय हुआ, यानी वह जो कंपनी है वह एक राष्ट्र से अधिक है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य उन देशों में फर्म स्थापित करते हैं जहां पर सस्ता श्रम व संसाधन उपलब्ध हो। पहला सही है। सेकंड है, यह एक अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, यह भी सही है। थर्ड है, यह कंपनी दूसरों देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, यह सही नहीं है। यानी इसका राइट आंसर होगा बोथ A and B आर करेक्ट।
द ईयर 1971 इज रिलेटेड टू विच इवेंट? वर्ष 1971 की घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, भारत सोवियत संघ मित्र समझौता, शिमला विभाजन, भारत विभाजन या सोवियत संघ का विघटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 1971। वर्ष 1971 की घटना, यह सोवियत संघ, भारत और सोवियत संघ को 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ की शांति, मित्रता और सहयोग पर संधि हुई थी, यानी इन दोनों के बीच मित्रता हुई। ठीक है, जब भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ था तो यह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो वर्ष 1971 की जो घटना है उसका राइट आंसर हो गया ए। अब सवाल आता है शिमला विभाजन। शिमला विभाजन, जिसे शिमला समझौता कह सकते हैं, 2 जुलाई 1972 को 2 जुलाई 1972 को हुआ था। किसके बीच? तो यह इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। क्लियर है? भारत विभाजन नहीं है, ऐसे आप मान सकते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, तो भारत का विभाजन इसे मान सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का गठन। सोवियत संघ जो है वो ऑफिशियली 26 दिसंबर 1991 को इसका विघटन की घोषणा की गई। तो राइट आंसर हो गया ए, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ट्रांजिशन मेटल? नीचे दिए धातु में संक्रमण धातु कौन सी है? संक्रमण धातु, ऑप्शन है पैलेडियम, पोटेशियम, कॉपर या लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो गया पैलेडियम। पैलेडियम क्या है? यह संक्रमण धातु है। यह आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के समूह 10 में है। डी ब्लॉक के 10वें समूह में है। यह रासायनिक रूप से कम सक्रिय, चमकदार और कीमती धातु है। पैलेडियम जो है वह चमकदार और कीमती धातु है। इसका प्रयोग कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पैलेडियम जो है संक्रमण धातु में से है, तो ए इसका राइट आंसर है। वेयर वाज द रेयर रेड अरोरा लाइट ऑब्जर्व? दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहाँ पर देखा जाता है? अरोरा प्रकाश, काफ़ी इस पर सवाल पूछा गया है। अरोरा प्रकाश कहाँ देखा गया है? ऑप्शन है शिकागो, देहरादून, टोक्यो या लद्दाख। लाल अरोरा प्रकाश की घटना 2023 में, याद रखिएगा, लाल अरोरा प्रकाश की घटना यह कब हुई थी? 2023 में। इसे लद्दाख में देखा गया। ठीक है, यह घटना कब होती है? यह घटना तब होती है जब सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ध्रुव की ओर खींचकर वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणु से टकराते हैं। ठीक है, ध्रुव की ओर खींचकर वायुमंडल में ऑक्सीजन से टकराते हैं, तो यह प्रकाश उत्पन्न होता है। याद रखिए, लद्दाख इसका राइट आंसर है। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट पर्सनालिटी? राष्ट्रीय एकता दिवस, यह लौह पुरुष किस महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के जन्मदिन के रूप में उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया, इसलिए इसे एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट फाउंड इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं है? पहला है शासन प्रमुख के अधिकार, देश का अधिकार या नाम, राज्य प्रमुख का नाम या विधि के अधिकार।
लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसमें होता है राज्य प्रमुख का नाम। राज्य प्रमुख का नाम, चूंकि लोकतांत्रिक संविधान में सरकार के ढांचे, अधिकार और शासन को परिभाषित किया जाता है, इसमें राजा नहीं होता, राज्य प्रमुख का नाम है, राजा नहीं होता। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और यह हर लोकतंत्र यानी हर चुनाव के बाद यह बदलता रहता है। तो राज्य प्रमुख का नाम नहीं होता है। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आर्गुमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी? संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? पहला है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र देश दूसरे देश से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ठीक है, पहला है। सेकंड है, सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। थर्ड है, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देश का उद्देश्य अपने नागरिकों को कल्याण करना होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है संवैधानिक लोकतंत्र है तो देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ए। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज्यादा समृद्ध होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नॉट शोन इन द पीरियोडिक टेबल? निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या, घनत्व, विद्युत ऋणात्मकता या आयनिक त्रिज्या। ठीक है, कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? तो यह है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी। आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। आवर्त सारणी जो है वह परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वह ऋणात्मकता जो है सीधा मान प्रदर्शित नहीं करता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह टाटा की कंपनी है। जमशेदपुर में इसे 1907 में इसे स्थापित किया गया था। निजी क्षेत्र की कंपनी है। टाटा ने इसे 1907 में जमशेदपुर में इसे स्थापित किया था। कहाँ? जमशेदपुर में। तो ए इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023, विच स्टेट परफॉर्म बेस्ट? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक। करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन इसका राइट आंसर है केरल और गुजरात, जो कि खाद्यान्न सुरक्षा के में केरल और गुजरात पहले स्थान पर है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रहे। व्हेन डज ए कंट्री फेस ए ट्रेड डेफिसिट? किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है। व्यापार घाटा कब होगा? जब वस्तु का सेवा जो है सेवाओं का आयात निर्यात से ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वस्तु एवं सेवा का आयात ज़्यादा है निर्यात से, यानी ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट? मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम या कार्बन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। मोनाजाइट क्या है? यह एक रेडियो एक्टिव खनिज है। रेडियो एक्टिव खनिज है। यह कहाँ पाया जाता है? यह थोरियम से पाया जाता है। थोरियम से प्राप्त होता है। थोरियम से प्राप्त होता है। भारत में केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कौन कौन है? केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहाँ की थोरियम फास्फेट और सीरियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, थोरियम इज द करेक्ट आंसर। बी इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल, सैपोनिफिकेशन साबुनीकरण उदाहरण है, किसका उदाहरण है? साबुनीकरण किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ऑर्थोएस्टर, एल्डिहाइड, ऑर्थोएस्टर, एल्डिहाइड, ट्राइग्लिसराइड या कार्बोक्सिल अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साबुनीकरण जो है वह ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड। यह तेल एवं वसा या तेल के मजबूत क्षार के साथ संयोजित होते हैं। किससे? वसा और तेल के मजबूत क्षार के साथ संयोजित होते हैं, यानी जुड़ते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, ट्राइग्लिसराइड। होम डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट एज प्राइम मिनिस्टर? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? आमतौर पर बहुमत दल के नेता के रूप। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्री जो है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? असंतुलित है। इसका राइट आंसर है FeCl2। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बायोडिग्रेडेबल? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जैव निम्नीकरण मतलब क्या होता है? जो डिग्रेड नहीं होगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पहला है बचा हुआ खाद्य पदार्थ, यह वायुमंडल में घुल जाएगा। कोयला तथा कागज, यह भी घुल जाएगा। गोबर तथा धान की भूसी, यह भी गल जाएगा। प्लास्टिक के थैले, यह वायुमंडल में इसका रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। ड्यू टू विच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी सस्पेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा? ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन, चौरी चौरा कांड या पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। तो चौरी चौरा कांड यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें गोरखपुर में एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। चूँकि इस घटना में हिंसा का प्रयोग किया गया और महात्मा गांधी अहिंसा की नीति के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो सी इसका राइट आंसर है। विच मौर्यन रूलर वाज कॉल्ड अमित्रघात बाय द ग्रीक्स? किस मौर्य शासक को यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और अशोक। ठीक है, किसे अमित्रघात कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिंदुसार, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा शासक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे शत्रुओं का संहार करने वाला कहा गया है। शत्रु का संहार करने वाला, अमित्रोचेटस भी कहा गया, कहीं अमित्रघात कहा गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। हु इम्प्लीमेंट द 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम? 360 डिग्री प्रवर्सन मूल्यांकन प्रणाली किसने लागू किया था? ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना। तो यह राइट आंसर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना नेवी जो है वह 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता, अधिकारी की नेतृत्व क्षमता
उसके प्रोफेशनलिज्म, पेशेवर कौशल इत्यादि जो है उनकी दक्षता को भी यह सुधारता है। कौन? 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो सी इसका राइट आंसर है। विच इंस्टीट्यूट अप्रूव्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर इन इंडिया। भारत में किस संस्था के द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी देता है? तो यह है सेबी है भारत में। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में प्रतिभूतियों का, शेयर्स का, म्यूचुअल फंड्स का नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। याद रखिएगा। इसके अभी चेयरमैन कौन है? सेबी का चेयरमैन कौन है? तो यह है तुहिन कांत पांडे। सवाल इस पर अभी हाल में आया था, तो याद रखिएगा सेबी इसका राइट आंसर है। मैथ के सवाल हैं। क्या है? यदि एक शेयर का मूल्य 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये होता है तो लाभांश 40% कुल लाभ 880 हो जाता है। तो शेयर के खरीदने में कुल खर्च राशि ज्ञात करें। आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर होगा 11,000। बना लीजिएगा, आसान सा सवाल है। एस्ट्रोसेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट है क्या, सबसे पहले ये जानना है। तो यह भारत का फर्स्ट अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला उपग्रह है। अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला उपग्रह है। ऑब्वियस है, यह भारत का है एस्ट्रोसेट। तो राइट आंसर हो गया ए, इंडिया। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। याद रखिए 2015 में इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम के अनुसार सही विकल्प में सजाना है। रूस की क्रांति, यूएसएसआर का विघटन, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण, बर्लिन दीवार का गिरना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पीरियड को जरूर नोट कीजिएगा। रूस की क्रांति 1917 को हुई थी। ठीक है। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण 1979 में हुआ था। बर्लिन की दीवार का पतन 1989 में, और सोवियत संघ का विघटन अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने 1990 में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, 1342 इसका राइट आंसर है। यह लास्ट क्वेश्चन है। डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास है, वह भारत और किस देश के बीच होता है? महत्वपूर्ण सवाल है। यह यूएसई नहीं बल्कि यूएई के साथ होता है। भारत और यूएई के बीच यह थल सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ज्वाइंट एक्सरसाइज है भारत और यूएई के बीच। तो बी इसका राइट आंसर है। तो यह था बिहार पुलिस के एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम के 18 मई 2025 के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। बिहार के ऐसे अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।